गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया संबोधित। उत्तर प्रदेश को बताया निवेश के लिए पसंदीदा जगह, कहा देश में अब भ्रष्टाचार की नहीं कोई जगह। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। कई और कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नवरंगपुरा में गुजरात साहित्य महोत्सव का भी करेंगे उद्घाटन। बिहार में अपराधी बेकाबू, सीवान में एआईएमआईएम नेता की हत्या। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा फिर से जंगल राज की स्थापना। WFI पर खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियां अगले आदेश तक निलंबित। और मुंबई टेस्ट मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलियाई टीम को 8 विकेट से दी मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इस दौरान 7,914 छात्रों को उपाधियां भी प्रदान की गईं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ ने समारोह की अध्यक्षता की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पहले देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन आज देश में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। You are walking into an ecosystem now, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है। एक जमाना था पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड विथ पावर ब्रोकर्स। बिना करप्शन को सलाम किए हुए कोई काम होता नहीं था। और आज क्या है, चाणक्य की नीति को अपनाकर जट से उनको नष्ट कर दिया। और वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज से 10 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था चिंता का विषय थी, वहीं आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हमारी इकोनॉमी आज से 10 साल पहले विश्व के लिए चिंता का विषय थी। नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। ये आपके लिए फायदे की बात है। जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया वो हमारे पीछे हैं। यूके, फ्रांस को भी हमने पीछे छोड़ा है। बाय टर्न ऑफ दिस डिकेड, बाय 2030 वी वुड हैव लेफ्ट बिहाइंड जापान एंड जर्मनी ऑल्सो। और हम विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। और वहीं इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय सांख्यिकी सेवा 2023 बैच के प्रोबेशनर्स अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बातचीत, संवाद, झगड़ा नहीं करना और सहयोग करना हमारी संस्कृति है और ये सबका देश है, सबका विकास एक साथ होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर से पत्र लिखा है। उन्होंने संसद में व्यवधान और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत के लिए उन्हें अपने आवास पर क्रिसमस के दिन आमंत्रित किया है। अपने पत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिखा कि रणनीति बनाकर व्यवधान और अशांति फैलाना लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने से कम नहीं है। सदन के अंदर भी विचार विमर्श के लिए मेरे हर आग्रह को आपने सिरे से नकार दिया। सदन में मुझे इस पीड़ा को भी वहन करना पड़ा। अगर विचार करें तो आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस प्रकार सभापति के साथ बातचीत और संवाद का तिरस्कार करना, सदन के अंदर भी ऐसे हर अनुरोध को नकार देना, ऐसा होना तो न सिर्फ अभूतपूर्व है बल्कि उस स्थापित संसदीय परिपाटी के भी विरुद्ध है जिसमें आप जैसा वरिष्ठ सांसद, निष्णात और निपुण है। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि व्यवधान इरादतन था और रणनीति के तहत था। इस प्रकरण में मुख्य विपक्षी दल की पूर्व नियोजित भूमिका की ओर इंगित करके मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहता।
लेकिन जब कभी भी मुझे आपसे बातचीत करने का अवसर लाभ मिलेगा, मैं आपसे वो साझा अवश्य करूंगा। आपको याद ही होगा कि मैंने पहले भी आपके साथ अपने कक्ष में वे संवेदनशील तथ्य साझा किए थे जब आपके दल की एक सदस्य सदन की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करते पाई गई थी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों एवं उनके परिजनों को शॉल पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है, जिसमें अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में स्वतंत्र होना भी शामिल है। ये व्यापार, उद्योग और कारोबार में भारत के 140 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास और रक्षा पर ध्यान देते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया है वो ये है कि उन्होंने देश के गरीबों की जीवन शैली को ऊपर उठाया है। और इसके अलावा गृह मंत्री पानसर तालाब का लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अमित शाह विशाल एकता सम्मेलन में भाग लेंगे और सरदार पटेल जी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री गांधीनगर जन महोत्सव द्वारा आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह नवरंगपुरा में गुजरात साहित्य महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान मोहन यादव का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। और मुलाकात के बाद मोहन यादव ने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर के साथ खेल और युवाओं को लेकर कई कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। खेल मंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को पूरा समर्थन देगी। 12 जनवरी युवा दिवस है। उस अवसर पर खेल को लेकर के, युवाओं को लेकर के खेलो इंडिया, माई इंडिया, ऐसे कई कार्यक्रमों पर चर्चा भी हुई और जोड़ करके उनको मध्य प्रदेश के युवा इस दिशा में आगे बढ़े, इसी में मैं मान के चलता हूं। और खास करके आने वाले 5 साल तक खेल के अलग अलग विधाओं के लिए क्या क्या हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, स्टेडियम से लेकर कई खेल की सुविधाओं को लेकर के, उन सारे मामलों में आगे बढ़ेंगे। मैं वैसे सौजन्य मुलाकात के लिए आज आया था, माननीय खेल मंत्री ने इस मामले में आश्वस्त किया। और भारतीय नौसेना अरब सागर में इजरायली जहाज पर बीते दिन हुए ड्रोन अटैक की जांच कर रही है। इसके लिए युद्धपोत आईएनएस मोरमुगांव भारत आने वाले व्यापारिक जहाज एमवी केम प्लूटो पहुंचा। इसी जहाज पर ड्रोन हमला हुआ था, जिसे ईरान की ओर से किया गया माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय नौसेना ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि जहाज पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया ड्रोन लंबी दूरी से लॉन्च किया गया था या पास के किसी जहाज से किया गया। भारतीय नौसेना के अधिकारी ने कहा कि गैबन के ध्वज वाले जहाज एमवी साई बाबा को भी लाल सागर में ड्रोन हमले का सामना करना पड़ा। इसमें चालक दल के 25 भारतीय सदस्य सवार थे जो सुरक्षित हैं। ये भारतीय ध्वज वाला जहाज नहीं है। उधर अमेरिका ने कहा है कि ये 2021 के बाद से वाणिज्यिक शिपिंग पर यह 7वां ईरानी हमला था। 25 भारतीय और एक वियतनामी चालक दल के सदस्य के साथ चल रहे एमवी केम प्लूटो जहाज पर शनिवार को एक संदिग्ध ड्रोन द्वारा हमला किए जाने के बाद आग लग गई। आईसीजी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि इस जहाज को बाद में भारतीय तटरक्षक द्वारा सुरक्षित कर लिया गया। इस बीच भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएस विक्रम आज सुबह अरब सागर में व्यापारी जहाज एमवी केम प्लूटो को मुंबई की ओर ले जा रहा है। कल ड्रोन की चपेट में आए व्यापारी जहाज ने आईसीजीएस विक्रम द्वारा एस्कॉर्ट किए जाने का अनुरोध किया था। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आर्कटिक के लिए भारत का पहला शीतकालीन अभियान दल ब्रोगर प्रायद्वीप पर न्यालेसुड शहर में भारतीय अनुसंधान आधार हिमाद्री पहुंच गया है, जहां उन्होंने अपना शोध शुरू कर दिया है। पहले आर्कटिक शीतकालीन अभियान के पहले बैच में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और रमन अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ता शामिल हैं। आर्कटिक के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान शोधकर्ताओं को आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवीय रातों के दौरान विशिष्ट वैज्ञानिक अवलोकन करने की अनुमति देगा, जहां सर्दियों के दौरान लगभग हर दिन 24 घंटे सूरज की रोशनी नहीं होती है और तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। भारत ने आर्कटिक जलवायु और भारतीय मानसून के बीच संबंध का अध्ययन करने के उद्देश्य से आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया था। और बिहार के सीवान में बेखौफ बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सीवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों ने ऑल इंडिया मुजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक आरिफ जमाल अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने के बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं बिहार के सीवान में AIMIM नेता आरिफ जमाल की हत्या के बाद बीजेपी लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि बिहार में अपराधियों की बहार है। बिहार में फिर से जंगल राज की स्थापना हो चुकी है। बिहार में अपराधियों का बहार है और तेजस्वी और लालू जी की सरकार है और नीतीश कुमार है। सीवान में AIM के नेता आरिफ जमाल को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। वो सीवान में AIM के वो जिला अध्यक्ष थे। तो अब इस आपराधिक गठजोड़ में, इस आपराधिक की जंगल राज की सरकार में, जिसके उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव हैं और जिसके नेता श्री लालू यादव हैं, जंगल राज की स्थापना बिहार में हो चुकी है। और अब भगवान ही बचाएंगे इस जंगल राज से, या तो ईश्वर बचाएंगे या भाजपा बचाएगी। और जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिनकी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार रिटायर्ड पुलिस अधिकारी पर मस्जिद में अजान के दौरान आतंकवादियों ने हमला किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी PFI में अलग अलग ओहदों पर थे, जो विदेश से हवाला के जरिए आए करोड़ों रुपए का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में कर रहे थे। ईडी के अनुसार गिरफ्तार किए गए प्रमुख सदस्यों में PFI के संस्थापक सदस्यों में से एक AS इस्माइल, संगठन की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद शाकिफ, 2020 तक राष्ट्रीय सचिव रहे अनीस अहमद, संगठन को जब प्रतिबंधित किया गया उस वक्त राष्ट्रीय सचिव रहे अफसर पाशा और संगठन के मौजूदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष EM अब्दुल रहमान शामिल हैं। दरअसल साल 2018 में 2 मई को दर्ज की गई ECIR में गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों से ईडी ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाल ही में 19 दिसंबर को पूछताछ की थी। आयकर विभाग ने ITR 1 और ITR 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म ITR 1 और ITR 4 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले साल आयकर विभाग ने बजट 2023 के बाद ITR फॉर्म की नोटिफिकेशन जारी की थी। इस साल 3 महीने पहले ही इन्हें लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। देश में वित्त वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होता है। और आइए चलिए जानते हैं ITR 1 किनके लिए होता है। 50 लाख रुपए तक सालाना कमाई वाले नागरिक ITR भर सकते हैं। ये कमाई किसी भी सोर्स जैसे सैलरी, पेंशन या अन्य तरीके से भी हो सकती है। इसके साथ ही 5000 रुपए तक की कृषि आय भी इसमें शामिल रहती है। वहीं ITR 1 किनके लिए नहीं है, ये भी हम आपको बता दें। ऐसे में ऐसे नागरिक हैं जो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, अनलिस्टेड कंपनी के निवेशक,
कैपिटल गेन से कमाई और एक से ज्यादा घर या प्रॉपर्टी से इनकम या बिजनेस करने वाले नागरिक इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने का मौका इसमें मिलेगा। वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए आईटीआर भरते वक्त नागरिकों को ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने का भी मौका मिलेगा। ऑनलाइन आईटीआर भरते हुए उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना होगा। इसके साथ ही उन्हें न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आईटीआर भरते ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट नहीं करता है तो ये न्यू टैक्स रिजीम के तहत ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स कैलकुलेट कर लेता है। न्यू टैक्स रिजीम में HRA और LTA टैक्स एग्जम्पशन सेक्शन 80C और 80D जैसी सामान्य छूट का लाभ नहीं मिलता है। नई टैक्स रिजीम में करदाताओं को वेतन में से 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत करदाता 80CCD के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ भी ले सकते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हरिद्वार के कनखल स्थित श्री हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद जी के जूना खाड़ा आचार्य पीठ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री दत्त जयंती के रूप में आयोजित किया गया। देश को चलाने वाले तंत्र के जो लोग हैं वो प्रजा के पालन की बुद्धि रखकर उस तंत्र में रहे, प्रजा को रूल करने की बुद्धि से न रहे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा पार्लियामेंट में आने के पहले दिन कि मैं प्रधान सेवक हूं, इस वृत्ति से लोग सत्ता में प्रशासन में रहे। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्याय्येन मार्गेण, और न्याय के मार्ग से। और कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड आज विश्व रिकॉर्ड रचने को तैयार है। यहां 1 लाख से अधिक लोग साथ मिलकर गीता पाठ कर रिकॉर्ड बनाने को तैयार हैं। 1,30,000 लोगों ने गीता पाठ करने के लिए पंजीकरण करवाया। इससे पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ गीता पाठ नहीं किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में लिखा है कि सनातन संस्कृति संसद, मतीलाल भारत तीर्थ सेवा मिशन आश्रम और अखिल भारतीय संस्कृत परिषद द्वारा संयुक्त रूप से कोलकाता के परेड ग्राउंड में आयोजित लोखो कंठे गीता पाठ के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। 1 लाख लोगों द्वारा गीता का पाठ करने का लक्ष्य वास्तव में प्रशंसनीय है। श्रीमद् भगवद गीता एक व्यवहारिक मार्गदर्शक है जो अपार ज्ञान प्रदान करती है और एक सार्थक जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। ये जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक पुस्तक के रूप में भी कार्य करती है। गीता द्वारा प्रस्तावित मार्गों का बहुलवाद भारतीय विचार और संस्कृति के लिए सर्वोत्कृष्ट है। 2047 तक का समय सामूहिक प्रयासों से मजबूत, विकसित और समावेशी भारत के निर्माण के सपने को पूरा करने का अवसर है। लोखो कंठे गीता पथ सभी के लिए शांति और कल्याण लाए। इस प्रयास की सफलता के लिए सभी आयोजकों को शुभकामनाएं। और ये तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो बातें कही वो हमने आपके साथ साझा की। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से एक बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया गया है। और ये आयोजन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता को लेकर एक बड़े कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, ये
भारत की जो संस्कृति है, जो विरासत है, उसको संजोने का काम कर रहा है और साथ ही साथ ये संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने डीएमके सांसद दयानिधि मारन की विवादित टिप्पणी पर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि इसके लिए ईडी गठबंधन के लोगों को जवाब देना चाहिए। दयानिधि मारन लगातार उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। बिहारी एक अस्मिता है। बिहार ने इस देश का गोल्डन एरा दिया है, मगध हमारा, और मगध ने पूरे देश पर राज करके एक स्वर्णिम काल इस भारत को दिया है। इसको गाली देने वाले की मानसिक स्थिति खराब है। आज इंडी गठबंधन के लोगों को जवाब देना चाहिए, नहीं तो सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए लालू जी और नीतीश जी को। भारतीय खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। हाल ही में कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ था, जिसमें संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। और आइए आपको बताते हैं कि WFI की गतिविधियां जो निलंबित हुई हैं उनके कारण क्या क्या है। अंडर 15 और अंडर 20 के राष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन की घोषणा जल्दबाजी में की गई। इसके लिए पहलवानों को समय रहते सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। WFI के संविधान के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया। WFI के नवनिर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा लिए गए निर्णय स्थापित कानूनी और प्रक्रियात्मक मानदंडों के प्रति घोर उपेक्षा दर्शाते हैं। ये WFI के संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रीय खेल विकास संहिता दोनों का उल्लंघन करते हैं, सुशासन के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है और पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। निष्पक्ष खेल, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शासन मानदंडों का पालन महत्वपूर्ण है। एथलीटों, हितधारकों और जनता के बीच विश्वास बनाना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुश्ती के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय UWW ने अभी तक WFI के निलंबन खत्म करने की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े में खेले गए एकमात्र टेस्ट के चौथे दिन भारत ने 75 रन के लक्ष्य को 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। यह पहला मौका है जब भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट में हराया है। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 261 रन बनाए। भारत की तरफ से स्नेह राणा ने 4 विकेट लिए, वहीं राजेश्वरी गायकवाड़ और हरमनप्रीत कौर ने 2-2 विकेट लेने में सफलता पाई। कोविड की बात करें तो देश में बीते 24 घंटे में कोविड के 656 मामले सामने आए हैं। देश में कोविड के कुल सक्रिय मामले 3700 से ज्यादा हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में कोविड के ज्यादा मामले आ रहे हैं। कोविड से बचने के लिए भीड़भाड़ में जाने से बचें, मास्क पहनें, अपने हाथ को धोते रहें। और पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मैदानी इलाकों में कोहरे से 3-4 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फ गिरने तथा पंजाब और हरियाणा में दूर दराज के स्थानों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माही और लक्षद्वीप में अगले 4 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम बारिश जारी रह सकती है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में तथा हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं, जबकि पंजाब के कुछ भागों में अगले 4 दिनों तक बहुत घने कोहरे की स्थिति रह सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में कल तक के न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का अनुमान है और पूर्वी भारत का न्यूनतम तापमान अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। रोहतांग के अटल सुरंग क्षेत्र के पास हुई ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
और वहीं पश्चिम बंगाल में भी ठंड का प्रकोप जारी है। कोलकाता में घने कोहरे के कारण नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन बाधित हुआ है। कम दृश्यता के कारण एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है, जिसके चलते कई फ्लाइट्स आने जाने में देरी हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन पी मैथ्यू ने दिल्ली में जेएसडब्ल्यू कार को रैली को झंडी दिखाई। ये कार रैली देहरादून से पुणे तक जा रही है। ये रैली ऑपरेशन बदली को एक श्रद्धांजलि के रूप में है और 16 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस मौके पर राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के कमांडेंट वाइस एडमिरल अजय कोचर ने कहा कि ये कार रैली एनडीए की स्थापना का जश्न मना रही है। पहले ये जो जॉइंट सर्विसेज विंग था, इसको क्लेमेंट टाउन देहरादून से खड़कवासला पुणे में शिफ्ट किया गया और जो ये कार रैली हम आज यहाँ देख रहे हैं, ये एनडीए की स्थापना को एक किस्म से सेलिब्रेट कर रही है और कमेमोरेट कर रही है। और जैसा आप जानते हैं 16 जनवरी 2024 को एनडीए अपने 75 वर्ष पूरे करेगा और इसको मनाने के लिए 16 जनवरी 2023 से हमने एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस का आयोजन किया है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे हैं और मेन मकसद है कि हम अपने भारतीय नागरिकों और ख़ास करके यूथ को ये मैसेज पहुंचाएं अबाउट एनडीए, ताकि उनको मोटिवेट करें। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राही भी अपनी कहानी अपनी जुबानी बता रहे हैं। इंदौर के दंपति दिलीप और शिल्पा गौरे ने स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने छोटे से व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया, आइए उन्हीं की जुबानी उन्हीं की कहानी सुनते हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो मुझे इस योजना के बारे में जानकारी मिली, तो मैंने इसका फॉर्म भर के फिर मुझे बैंक द्वारा यह लोन दिया गया। पहले 10,000 का लोन दिया गया, उसे मैंने समय पर चुकाने के बाद मुझे 20,000 का लोन मिला। फिर मैंने अपनी पत्नी को भी इस योजना के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला कि मुझे भी इसका लाभ लेना है, तो मैंने उसके नाम पे भी लोन लिया और अपना काम चालू कर दी। मुझे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए फिर मैं कार्यालय में गई, वहाँ पे फॉर्म भरा। नगर निगम में मेरे को भेजा गया, तो फिर मैंने फॉर्म भरा, तो मेरे को पहले 10,000 का लोन मिला। फिर वो चुकाने के बाद मुझे बैंक से फ़ोन आया कि मैडम आपको 20,000 का लोन आप लेना चाहते हो क्या? तो मैंने हाँ बोला, तो मेरे को 20,000 का भी लोन मिल गया। फिर वो चुकाने के बाद मेरे को 50,000 का लोन मिला। तो फिर लोन मिलने के बाद मेरा काम अच्छा चलने लगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।